पाकिस्तान में जिन लोगों ने हुकूमत की है, ये खान वडेरे सरदार, ये जागीरदार, ये मिलिट्री और सिविल ब्यूरोक्रेसी और ये इस तरह से नाम नहाद सियासतदान, ये सारे तो बहुत पढ़े लिखे और बहुत आलिम फाजिल लोग होते हैं, लेकिन ये 78 साल में इनका हाल ये है कि इन्होंने कौम को पढ़ाने के बजाय कौम को जाहिल बनाया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इन्हीं की रिपोर्ट्स के मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं इस वक्त। 2-2.5 साल पहले ये 2 करोड़ 62 लाख थे, फिर बढ़ते जा रहे हैं, जिनकी उम्र 5 से 16 साल है और वो आउट ऑफ स्कूल है। अब आप मुझे बताइए, ये बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल है करेंगे क्या? हुनर आप सिखाए नहीं, तालीम आप दे नहीं, तो ये बच्चे कहां जाएंगे? ये किसके हाथों में खेलेंगे? कोई पूछने वाला नहीं है। और इन पढ़े लिखे लोगों ने कौम को जाहिल बनाया। तो ये असल जाहिल कौन हुआ? क्या किसी डिग्रियां हासिल करने से और दौलत की बुनियाद पर अपने बच्चों को पढ़ाने से कोई आलिम बन जाता है? दरहकीकत इन लोगों ने कौम को जहालत में मुब्तला किया है। ये निजाम नहीं चला सके हैं, ये आदिल का निजाम नहीं चला सके। पूरा अदालती निजाम अब तो तरमीमों के जरिए वैसे ही कब्जा है, लेकिन अगर हम बहसियत मजमूई पाकिस्तान के आम आदमी से पूछे कि क्या तुम्हें इन अदालतों में ये इस्तेकाक हासिल है कि तुम जाकर अपना मुकदमा लड़ सकते हो? कोई गरीब आदमी ये काम कर सकता है? आप वकील हैं, आप मुझे बताइए, आपकी मजबूरियां हैं, आपको अपनी माश जो है वो उसका और रोजगार के लिए काम करना है, इसलिए आप फीस वसूल करते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का अदालती निजाम क्या गरीब लोगों को जो 44% है पॉवर्टी लाइन से नीचे, इनको कोई हक देता है कि वो पाकिस्तान की किसी अदालत में किसी ताकतवर के सामने आकर खड़े होकर अपना हक ले सके? अगर उनकी जमीन पर या उनके घर पर या उनकी किसी भी चीज पर कोई कब्जा हो जाए तो गरीब क्या, मिडिल क्लास भी ये जुर्रत नहीं रखता। तो ये अदालती निजाम क्या अदालती निजाम है जो पाकिस्तान की आबादी के तकरीबन 70-80% लोगों को तो वैसे ही बाहर कर देता है, और फिर उसके बाद दर्जा बदर्जा इंसाफ मिलता है। जितने पैसे दे सकते हो उतना अदालतों में जा सकते हो। और इस बारे में अब क्या चीज रह गई है कि लोग ये कहते हैं कि वकील करने से बेहतर है कि जज कर लो? होता कि नहीं होता ये? तो जब ये बातें अवाम में चलती है, इसका मतलब ये है कि अदालती निजाम से लोगों का एतमाद उठ गया है। तो जहां अदालती निजाम से एतमाद उड़ जाए, जो पूरा सिस्टम गला सड़ा हो जाए, वो मुआशरा कैसे कायम हो सकता है? और रही सही कसर ये 26वीं और 27वीं और अब कहते हैं 28वीं भी आएगी, उन तरमीमों ने पूरी कर दी है। तो असरनो पाकिस्तान के आइन के बुनियादी फ्रेमवर्क के मुताबिक अदलिया के निजाम की जरूरत है। देखें, एक है दस्तूर और आइन, उस पर इत्तेफाक है, उसके मुताबिक अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हाकमियत आला अल्लाह ताला की है और कुरान और सुन्नत सुप्रीम लॉ है, लेकिन निजाम उसके बरखिलाफ चल रहा है। जबर की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर, दौलत की बुनियाद पर, जागीर की बुनियाद पर, आपके ताल्लुकात अच्छे हैं आप उसकी बुनियाद पर। तो ये निजाम लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान की बड़ी आबादी को तालीम फराहम नहीं कर रहा। जिसको तालीम मिल रही है उसकी सूरत हाल ये है कि जितने पैसे देते जाओगे उतनी अच्छी तालीम मिलती जाएगी। एक मेयार तो क्या 10 तरह के मेयार बनाए हुए, कौम एक कैसे बनेगी? अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगी? एक मिडिल क्लास आदमी अपने कितने बच्चों को पढ़ा सकता है एक वक्त में? फिर वो आला तालीमी इदारों में कैसे पढ़ाएगा? इसीलिए पाकिस्तान में हर 9 में से 8 बच्चे आला तालीम हासिल नहीं कर पाते। सिर्फ 12% लोगों को डिग्री कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी मिलती है, बाकी फारिग। कहां जाएंगे ये? किसके लिए रॉ मटेरियल बनेंगे? तो सोचना क्या चाहिए था, जिनके पास ताकत है, जिनके पास छड़ी है, जिनके पास बंदूक है, जिनके पास इक़्तिदार है, कि बच्चों को पढ़ाना है या तरमीमों के जरिए अदालत पे कब्जा करना है। इन्होंने तालीम का रास्ता इख्तियार नहीं किया, इन्होंने तरमीम का रास्ता इख्तियार करके अपने कब्जे को मजीद बढ़ाया है। इसलिए इसको कबूल नहीं किया जा सकता। हमें रोजगार चाहिए, इन बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, नौजवानों को कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए आप निजाम के जिस जिस हिस्से पे जाएंगे, जिस जिस सुतून की तरफ जाएंगे, वो खोखला नजर आएगा। तो इस गले सड़े निजाम में एक बुनियादी जो चेंज लाना है, वो पूरे निजाम को बदलने की जिद्दोजहद आगे बढ़ानी है। मैं आपको दावत देता हूं, मैं इस बार में आया हूं, मेरे लिए एजाज है, और मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप 21, 22, 23 नवंबर को मीनार पाकिस्तान में पहुंचे। ये जो हमारा इज्तिमा है, ये महज कोई
इज्तिमा बड़ा इज्तिमा नहीं है, इसका एक टाइटल है बदल दो निजाम। इसका एक टाइटल है कि हक अवाम को मिलना चाहिए बजाय इसके कि खवास को मिला होगा। इसमें हम करारदाद मईशत भी पेश करेंगे। आप बताइए मुझे, आइन में लिखा हुआ है ना, और ये 26वीं तरमीम में तो बड़ा कहा गया था हमसे कि हमने जो है वो सूद वाली क्लॉज भी डलवा दी है कि इसका खात्मा होगा, हालांकि वो पहले से मौजूद थी। लेकिन अगर 2027 के 31 दिसंबर तक सूद को एलिमिनेट होना है, 2026 का नवंबर चल रहा है, ये 11% का सूद कैसे चल रहा है? जबकि बड़े बड़े लोगों ने कहा था कि मार्च 2025 तक हम सिंगल डिजिट में सूद को ले आएंगे और ग्रेजुअली इसको खत्म करेंगे, लेकिन कोई इंटेंशन नजर नहीं आती। अमलन इकोनॉमी सिवाय ये कि स्टॉक मार्केट जो सट्टे की मार्केट बनी हुई है उसको दिखा दिखा कर कहते हैं कि इकोनॉमी हमारी दुरुस्त है। मुझे बताएं कि इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी होती है जब मैं सौदा लेने के लिए जाता हूं, जब घर की खवातीन अपनी चीजें खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए बाजार में जाती हैं, घर का सौदा लेने के लिए लोग किराना स्टोर पे जाते हैं, तो वहां इकोनॉमी पता चलती है कि महंगाई बढ़ रही है कि शहबाज शरीफ के मुताबिक कम हो रही है। तो आपके ख्याल में महंगाई कम हो रही है कि बढ़ रही है? बताइए। ये तो मुत्तफिका बात है, सब भुगतते हैं, सुबह दोपहर शाम भुगतते हैं। तो महंगाई बढ़ रही हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो और आपकी इकोनॉमी, आपकी सनतें जो है वो यहां से मुंतकिल हो रही हो, सनतकार कहते हैं हम क्या करें कि हमें यूटिलिटीज नहीं मिलती, हमें गैस महंगी मिल रही है, हमें बिजली महंगी मिल रही है, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट लेके बाहर जा रहे हैं, तो मुल्क कैसे ग्रो करेगा, कैसे तरक्की करेगा? लिहाजा इस सूदी मईशत और सरमायादाराना मईशत और ताकतवरों की मईशत और मुराद याफ्ता तबके की मईशत जो अपने लिए तो सारी छूट लेते हैं लेकिन कौम के ऊपर टैक्सेस मुसल्लत करते चले जाते हैं, तो ऐसे तो ये निजाम नहीं चल सकता। इस निजाम को बदलना पड़ेगा और वैसे भी नहीं बदलेगा प्यार मोहब्बत से। इसके लिए तवील जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, मैदान में निकलना पड़ेगा, शऊर पैदा करना पड़ेगा। मसला ये है कि कौम तो चाहती है बदलना हालात को, लेकिन कौम धोखे खाती है, कभी शख्सियात के हाथों, कभी नारों के हाथों, मशहूर नारों के हाथों, कभी कल्ट की पॉलिटिक्स, कभी खानदानों के जेर असर, कभी वडेरों और जागीरदारों और चौधरियों के जेर असर, कभी डंडे के जेर असर, हमें धोखे मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन मायूस होने के बजाय दुरुस्त फैसला करने की जरूरत है। मुझे खुशी है कि मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूं, पाकिस्तान में अगर किसी शोबे में प्रॉपर डेमोक्रेसी मौजूद है तो ये बार्स हैं, जो काले लोग हैं। कोई भी पॉलिटिकल रहनुमा किसी पार्टी का, चाहे हुकूमती हो या अपोजिशन की हो, आकर खड़ा होकर आपसे बात करता है तो पहला सवाल, जब वो जमहूरियत पे लेक्चर दे तो उससे पहला सवाल क्या होना चाहिए? आपकी पार्टी में कितनी जमहूरियत है? तो कोई जवाब दे सकता है? कोई भी। क्या मिस्टर और क्या मौलाना? खानदान की जमातें हैं, विरासत में जमातें जो है वो मुंतकिल हो रही हैं और पैसे की बुनियाद पर सेनेटरशिप दी जाती है, जिसका शाखसाना ये होता है कि 2 की जरूरत है तो 2 बिक जाएंगे, 5 की जरूरत है तो 5 बिक जाएंगे, 1 की जरूरत है तो 1 बिक जाएगा, और अगर कराची में जनरल मेयर को हराने के लिए 32 की जरूरत है तो 32 बिक जाएंगे, संजरानी को जिताने के लिए जितनों की जरूरत है वो भी आ जाएंगे, एक्सटेंशन देनी हो भाजपा की तो सब मिल जाएंगे, तनख्वाहें अपनी बढ़ानी हो तो सब मिल जाएंगे। ज़ैनब बिल उसके ऊपर आए और उनको कहा जाए कि जनाब इसको लटका देना चाहिए, ऐसे मुजरिमों को जो हमारी कौम की बेटियों के साथ ये सलूक करते हैं, सब मिलकर उसका दिफा करते हैं, इसमें कोई तखसीस नहीं होती। जागीरदारों पे, बड़े जागीरदारों पे टैक्स लगाने की बात तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनका इख्तिलाफ क्या होता है? फिर इख्तिलाफ ये होता है कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे सर पे हाथ क्यों नहीं रख रही, उसके सर पे हाथ क्यों रख रही है। जब सर पे हाथ अपने आ जाए, एस्टेब्लिशमेंट जिंदाबाद, दूसरे पे चला जाए मुर्दाबाद। तो हमें भी तो शऊर का मुजाहरा करना चाहिए और सवाल करना चाहिए कि डेमोक्रेसी कहां है पार्टियों में। ये पार्टियां जब इख्तिदार में आती हैं, चाहे सूबों में हो या मरकज में, क्या ये शहरी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाती हैं? 2015 से पंजाब में इंतखाब नहीं हो रहा बल्दियाती, और एक्ट क्या लाए हैं? गैर जमाती इंतखाब, और उसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन यूसी तक का बराह रास्त अवाम का मुंतखब करना नहीं होगा। मैं मुगला हजरात से कहता हूं कि इसका मुताला करें और देखेंगे क्या तबाही और बर्बादी है, बजाय इसके कि एक ऐसी आईनी तरमीम आती इत्तेफाक राय से कि जो आर्टिकल 140A की रोशनी में
आइन में पूरा एक चैप्टर मकामी बाइख्तियार हुकूमतों का होता, ताकि इख्तियारात और दौलत और इंतजामिया निचली सतह तक बाइख्तियार लोगों के हाथ में आती, अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के हाथ में आती। बजाय इसके कि इस पर काम किया जाता, इन्होंने अपने इख्तियारात को मजीद बढ़ाने के लिए और आवाम को महरूम करने के लिए 26-27वीं तरमीम लेकर आ गए। तो इसलिए जब तक बाइख्तियार शहरी हुकूमत नहीं होगी तो लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे? ये कहते हैं कि जनाब सूबाई जो फंड्स मिल रहे हैं, NFC अवार्ड है, उस पर छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो भाई PFC अवार्ड कहां चला जाता है? सारे इदारों को आप अपने हाथ में सूबाई हुकूमत में ले लेती हैं और निचली सतह पर कोई इख्तियार मुंतकिल नहीं करती और इसमें कोई तखसीस भी नहीं है, माशाल्लाह सब एक हैं। तो इसलिए आप अगर डेमोक्रेटिक रवैयों की बात करेंगे और आप डेमोक्रेसी को अगर प्रैक्टिस करते हैं अपने बार में, तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो डेमोक्रेसी की बुनियादों पे चलती है, वो फिक्री इत्तेहाद। अब हमें किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं है जो पॉलिटिकल पार्टी से किया जाए। हमारा इत्तेहाद वकला से है, हमारा इत्तेहाद नौजवानों से है, हमारा इत्तेहाद मजदूरों से है, हमारा इत्तेहाद किसानों से है, पाकिस्तान की आवाम से। इसलिए कि हमने बड़ी मखजूम की खातून वाला मशहूर वाकया है, और उसमें जब उसने चोरी की और ये कहा, जब फैसला हुआ कि उसका हाथ कटेगा, तो लोग बड़े बड़े कबीले के लोग और दीगर लोग आ गए और कहा कि ये बहुत भारी भरकम कबीला है और इस कबीले की हिमायत बहुत जरूरी है। अगर आपने ये फैसला बरकरार रखा तो ये कबीला हमारे खिलाफ हो जाएगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसका नाम भी, उस औरत का नाम भी फातिमा था जो बासर थी, कहा कि ये तो फला फातिमा है, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी चोरी करती तो उसके भी हाथ कटते। किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तमाम खुलफाए राशिदीन अदालतों में पेश होते थे, अपने आप को एहतिसाब के लिए पेश करते थे, अवामी तौर पर भी पेश करते थे, मस्जिद में भी पेश करते थे और अदालतों में भी जाते थे। और आपको वो वाकया तारीख की किताबों में लिखा हुआ है, बहती में मौजूद है, और उसमें ये बात मौजूद है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो ज़िरा थी वो किसी यहूदी ने उठा ली थी एक जंग के बाद और उसने अपने कब्जे में ले ली। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काजी शुरैह की अदालत में गए, इस्तिस्ना, वो अदालत में गए और उन्होंने अपना क्लेम किया, गवाह पेश हुए, यहूदी भी आया। जज ने पूछा कि आपके पास गवाह कौन से? कहा मेरा बेटा हसन है और मेरे साथ जो खादिम है, कंबर नाम था उनका, हाँ वो है। तो उन्होंने कहा कि ना उसकी गवाही यहाँ चलेगी ना बेटे की गवाही चलेगी। हजरत अली ने इसको कबूल कर लिया, अपने दावे से जाहिर दस्तबरदार हो गए, फैसला कबूल कर लिया, हालांकि हक पर थे। यहूदी ने जब ये देखा कि ये अमीरुल मोमिनीन है, इतना ताकतवर है, अदालत में गया है और सबूत भी मौजूद है, लेकिन ये सबूत अदालत के नजदीक काबिल कबूल नहीं है बेटा होने की वजह से और खादिम होने की वजह से, तो यहूदी ये सारी सूरत हाल देखकर मुसलमान हो गया और मुसलमान होने के बाद उसने फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये जरा भी हवाले कर दी कि मैं इससे दस्तबरदार होता हूं, ये वाकई मैंने ली थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुश हो गए कि एक यहूदी मुसलमान हो गया और उन्होंने कहा कि अब ये तोहफे के तौर पर, हदिये के तौर पर मेरी तरफ से तुम कबूल करो। ये हमारी तारीख है। तो अब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बड़ा कोई शख्स मौजूद है क्या पाकिस्तान में? नाउज़ुबिल्लाह। या खुलफाए राशिदीन से बड़े लोग मौजूद हैं? कोई कितना भी ताकतवर हो, किसी को कोई इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। ये बर्बादी का रास्ता है जो लोग अपने लिए कर रहे हैं। इसलिए ये आइन के साथ खिलवाड़ का सिलसिला बंद किया जाए और पाकिस्तान में इंसाफ की बालादस्ती का निजाम कायम किया जाए। मेरे दोस्तों और साथियों, ये तो 26वीं और 27वीं आर्मी तरमीम का मामला है, लेकिन हकीकत तो ये है कि पाकिस्तान को बने हुए 78 साल से जायद हो चुके हैं। पाकिस्तान में दस्तूरी एतबार से एक जबरदस्त जद्दोजहद करके एक डॉक्यूमेंट पे सबका इत्तेफाक हो गया, लेकिन दस्तूर के मुताबिक मुल्क का निजाम नहीं चलता। और 78 साल में जिन लोगों के हाथ में ये सिस्टम रहा है, किन लोगों के हाथ में रहा है? क्या जाहिलों के हाथ में रहा है? गवारों के हाथ में रहा है? किसके हाथ में रहा है? क्या बहुत जो गरीब क्लास के लोग हैं उन्होंने इसके निजाम को संभाला है?
नहीं, बहुत पढ़े लिखे लोग, तमाम इदारों के जरा बालादस्त लोग, डिक्टेटर्स ने 33 साल तो यहाँ डिक्टेटर्स ने बराह रास्त फौजी डिक्टेटर्स ने हुकूमत की है, और जब उनकी बराह रास्त हुकूमत नहीं होती तब भी इस हाइब्रिड निजाम के तहत ही चल रहा होता है मामला। इन्हीं की क्यारी में पलने वाले फड़ने वाले पौधे जो है वो दरख्त बनने लगते हैं, और फिर वही कौम के ऊपर बजाय इसके कि साया फराहम करें, ये साया आसेब का साया हो जाता है और इस तरह से मुसल्लत हो जाते हैं। इस मुल्क में उन जागीरदारों और वडेरों के और उनकी औलादों की हुकूमत रही है कि जो अपने बच्चों को बहुत आला तालीम देते हैं, जो अंग्रेज के भी पसंदीदा थे और अब भी वो इस्टेब्लिशमेंट के और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा होते हैं।